तो कल हमने बात की थी कोल्ड वॉर की, और हमने कहा था कि 1945 जो है दैट लीड्स टू दी ऑनसेट ऑफ कोल्ड वॉर। ऑनसेट ऑफ कोल्ड वॉर का मतलब है कि जी कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। जब कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई तो हमने देखा कि रशिया और यूएस जो हैं ये सोल सुपर पावर थे। अब जब ये दोनों सोल सुपर पावर थे तो क्या हुआ, कोल्ड वॉर को हमने एक तरीके से डिफाइन किया था। हमने कहा था कि कोल्ड वॉर एक ऐसी सिचुएशन है वेयर देयर इज़ नो वॉर एंड देयर इज़ नो पीस। अब हमने ये भी बात की थी कि जो यूएस है और रशिया है, इनके केस में क्या हुआ। इनके केस में ये हुआ कि इन लोगों ने दोनों ने ये एक्सेप्ट किया कि हमें नहीं लड़ना, हमें आपस में नहीं लड़ना। आपस में क्यों नहीं लड़ना? क्योंकि वर्ल्ड हमें देख रहा है, हम सुपर पावर्स हैं। हम ही अगर लड़ेंगे तो फिर क्वेश्चन ये है कि बाकी कोई और भी लड़ सकता है, और ऐसा हुआ तो वर्ल्ड वॉर 3 होगी। तो वर्ल्ड वॉर 3 रोकनी थी, तो पहला डिसीजन कि भाई हम आपस में नहीं लड़ेंगे, ये पहली चीज़ थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके बावजूद भी पीस नहीं था, सिचुएशन पीसफुल नहीं थी। तो ये क्यों था? ये इसलिए था क्योंकि सबसे पहला रीज़न ये है कि इन दोनों के बीच में एक राइवलरी थी। रशिया और यूएस के बीच में एक राइवलरी थी। राइवलरी अब कैसे थी और क्या थी? वो ये थी कि भाई रशिया जो है वो कम्युनिस्ट कंट्री थी, यूएसए जो है वो कैपिटलिस्ट कंट्री थी। तो पहली बात ये थी कि ये दोनों आइडियोलॉजिकली डिफरेंट थे, आइडियोलॉजिकली डिफरेंट। दोनों की आइडियोलॉजी अलग थी, एक कैपिटलिस्ट एक कम्युनिस्ट। अब राइवलरी ये भी थी कि हमारे सिर्फ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अलग नहीं है, बल्कि हमारी इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज भी अलग है। पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो कम्युनिस्ट रशिया एक डिक्टेटर के कंट्रोल में था, अमेरिका ऑन दी अदर हैंड जो है वो डेमोक्रेसी के कंट्रोल में था। पॉलिटिकली भी ये लोग अलग थे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के नाम पे। इकोनॉमिक आइडियोलॉजी भी दोनों की अलग थी, यानी कि एक कम्युनिस्ट एक कैपिटलिस्ट। तो यहाँ पर राइवलरी बड़ी क्लियर थी, आइडियोलॉजिकल लेवल पर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी स्पेशली, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी ऑल्सो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये थी कि जब इन्होंने ये चीज़ अंडरस्टैंड करी, यूएस ने और रशिया ने, और अंडरस्टैंड ये करी कि भाई हमें लड़ाई नहीं लड़नी, तो फिर हम दो सुपर पावर एक वर्ल्ड में कैसे एग्जिस्ट करेंगे। अब सारा इशू ये था कि अगर हमें लड़ाई नहीं लड़नी तो फिर दो सुपर पावर एक सिचुएशन में एग्जिस्ट कैसे करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड में एट अ टाइम तो एक ही सुपर पावर हो सकता है। अब एक सुपर पावर होने का मतलब ये है कि भाई आप मिलिट्रली या तो लड़ाई कर लो। अब रशिया और यूएस अगर आपस में एक दूसरे से लड़ लें, एक हारेगा एक जीतेगा, जो जीत गया वो वर्ल्ड का सोल सुपर पावर हो सकता है। पर वो सिचुएशन नहीं थी। सिचुएशन यहाँ पे लड़ाई करने के लिए इसलिए नहीं थी कि ये दोनों लड़ नहीं सकते थे। सिचुएशन यहाँ पर लड़ाई करने की इसलिए नहीं थी क्योंकि ये लड़ने की कैपेबिलिटी तो रखते थे, पर लड़ना चाहते नहीं थे, टू प्रिवेंट वर्ल्ड वॉर 3। तो यहाँ पर एक चीज़ अब क्लियर थी कि इशू ऑफ दे नॉट फाइटिंग वॉज नॉट दैट दे डिडंट हैव द मिलिट्री कैपेबिलिटी टू नॉट फाइट, दे हैड मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। चाहते तो ये दोनों आराम से लड़ लेते, पर फिर भी ये लड़े नहीं। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ कि अब इन दोनों के बीच में इशू ये था कि भाई हम अपने सुपर पावर स्टेटस को फिर असर्ट कैसे करें, शो कैसे करें। तो ये शो करने के लिए इन्होंने सोचा कि भाई हम फोकस करते हैं इन पे, ये जो डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, डीकोलोनाइज्ड। हमने एक बात की थी कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड जो है वो डीकोलोनाइजेशन विटनेस कर रहा था। डीकोलोनाइजेशन का मतलब है कि नई नई कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रही थी, और जैसे ही नई नई कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रही थी तो रशिया और यूएस ने ये सोचा कि
ये है हमारे लिए जहाँ पर हम अपनी पावर को असर्ट कर सकते हैं। कैसे? उन्होंने कहा कि भाई हम क्या कर सकते हैं कि ये जितने भी कंट्रीज़ वर्ल्ड में डीकोलोनाइज हो रहे हैं, हम इनके पास जाकर अपनी आइडियोलॉजी की मार्केटिंग कर सकते हैं। हमारी आइडियोलॉजी एक की कैपिटलिज्म है, दूसरे की कम्युनिज्म है, तो हम इस आइडियोलॉजी की मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग का मतलब ये है कि हम कोशिश कर सकते हैं कोई भी जो नई कंट्री डीकोलोनाइज हो उसको बोलने की कि आप हमारे सिस्टम को फॉलो करो। क्यों? क्योंकि दोनों ये चाहते थे कि वर्ल्ड में अगर हमें सुपर पावर बनना है और वो स्टेटस को दिखाना है, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने फॉलोअर बढ़ा लो, फॉलोअर बढ़ा लो। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि भाई यूएस और रशिया ये चाहते थे उस समय वर्ल्ड में कि हम अगर लड़ नहीं सकते तो कम से कम हम अपने भक्त तो क्रिएट कर सकते हैं, अंधभक्त जैसे आज हैं पूरे इंडिया में, तो हम भक्त क्रिएट करते हैं, फॉलोअर्स। भाई यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये था, रशिया ये सोच रहा था कि अगर मैं अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी 50 कंट्रीज़ के ऊपर प्रमोट कर पाऊँ और 50 कंट्रीज़ को वर्ल्ड में कन्विंस कर लूँ कि भाई कम्युनिस्ट फॉलो करें वो हमारी आइडियोलॉजी को, तो रशिया के 50 फॉलोअर हो गए। वेरएज़ यूएस कह रहा था कि भाई मेरे को भी यही काम करना है। यूएस कह रहा है कि अगर मान लो मैं 70 कंट्रीज़ को कन्विंस कर लूँ तो मेरी फॉलोअरशिप ज़्यादा है। अब हैं दोनों सुपर पावर, लेकिन यहाँ पर फोकस ज़्यादा है। फिर आप समझ रहे हो, हैं दोनों सुपर पावर, लेकिन इसकी पावर इससे ज़्यादा है क्योंकि इसके भक्त ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे थे, कोई भी कंट्री जो डीकोलोनाइज होती थी, पहली बात तो ये उसके पास जाकर अपनी अपनी आइडियोलॉजी को मार्केटिंग करते थे, आइडियोलॉजी की मार्केटिंग करते। तो ये प्रकार का जो वर्ल्ड था, इस वर्ल्ड को हम पहले कहते हैं बाइपोलर वर्ल्ड। बाइपोलर का मतलब होता है जी, बाई मीन्स टू, पोलर मीन्स पोल्स। तो हम ये कहते हैं कि जो कोल्ड वॉर वर्ल्ड था वो 2 पोल्स में डिवाइडेड था। कौन से 2 पोल जी? पहला पोल है कम्युनिस्ट पोल, दूसरा पोल है कैपिटलिस्ट पोल। तो वर्ल्ड 2 पोल्स में बटा हुआ था। इनको पोल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक आइडियोलॉजी का पोल है, खंबा है, आइडियोलॉजी का पोल है। एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का पोल लगा हुआ है, एक कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का पोल लगा हुआ है। तो आप इस प्रकार से सोचो कि 2 खंबे लगे हुए हैं, दोनों पे लाइट लग रखी है। ये कैपिटलिस्ट वाला खंबा है, ये कम्युनिस्ट वाला खंबा है, दोनों रोशनी फेंक रहे हैं और ऑब्जेक्टिव बस ये है कि इस रोशनी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवर हो जाएं। जिसके ऊपर ज़्यादा रोशनी गिरेगी, जिसका भी बल्ब ज़्यादा ब्राइटर होगा, उसके फॉलोअर ज़्यादा होंगे, वो सुपर पावर बेटर होगा। तो ये होता है बाइपोलर वर्ल्ड। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं जी, कोल्ड वॉर वर्ल्ड जो था वो एक बाइपोलर वर्ल्ड था। वो एक आइडियोलॉजिकली डिवाइडेड वर्ल्ड था। दो आइडियोलॉजीज में बटा हुआ वर्ल्ड था। तो कोल्ड वॉर का ये फीचर था, आइडियोलॉजिकली डिवाइडेड बाइपोलर वर्ल्ड। तो ये जो आइडियोलॉजिकली डिवाइडेड बाइपोलर वर्ल्ड था, पूरे वर्ल्ड के सामने यही 2 ऑप्शन थे कि आप कोई भी एक आइडियोलॉजी से जुड़ जाओ। और आप जानते हो कि ये वही समय है जब 1947 में इंडिया भी आज़ाद हुआ। अब जब इंडिया आज़ाद हुआ तो ये यूएस और रशिया ये भी इंडिया के पास आ गए एकदम से कि भाई आप हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो करो। यूएस ने भी मार्केटिंग करी, रशिया ने भी करी। उस समय इंडिया ने सोचा
इंडिया ने कहा कि भाई मेरा पास्ट क्या है, मेरा इतिहास क्या है। इंडिया ने कहा कि भाई मेरा इतिहास ये है कि पिछले 150 सालों से मैं ब्रिटिश से लड़ा हूँ। हम ब्रिटिश से क्यों लड़े? हम ब्रिटिश से इसलिए लड़े क्योंकि जब ब्रिटिश इंडिया में थे 150 साल तक ऑलमोस्ट, तो पहली बात तो इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो ब्रिटिश चला रहे थे, अपने हिसाब से। अब उसमें उन्होंने कहा था कि इंडियंस पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम ही गवर्नेंस करेंगे। ब्रिटिश जब इंडिया में थे तो हमारी पूरी इकोनॉमी का कंट्रोल भी ब्रिटिश के पास था। हमारे रिसोर्सेज लेके जा रहे थे, उसको लेके वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर रहे थे। हमारा इकोनॉमी में भी कोई से नहीं था। मिलिट्रीली भी अगर हम देखें तो हमारी मिलिट्री में हमारा कोई खुद का योगदान नहीं था। ब्रिटिश डिसाइड कर रहे हैं कौन सा रेजिमेंट बनेगा या नहीं बनेगा, कौन सी लड़ाई लड़ने के लिए ब्रिटिश बोल रहे हैं कि भाई कहाँ भेजेंगे कहाँ नहीं भेजेंगे। तो हमने ये सोचा कि भाई हमारी रूट कॉज ऑफ ये 150 साल की लड़ाई इसलिए थी कि हम अपनी डेस्टिनी को खुद डिसाइड करें। वी डिसाइड आवर ओन डेस्टिनी। हम अपना भविष्य खुद डिसाइड करेंगे। हम दूसरे को क्यों अपना भविष्य डिसाइड करने दें? हम इनफैक्ट 150 साल लड़े किस लिए? इसी रीज़न के लिए। तो हम अपना अगर भविष्य खुद डिसाइड करना चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, मिलिट्री पॉलिसी, पॉलिटिकल सिस्टम हमारे हिसाब से चलेगा, तो हमारा अगर 150 साल का पिछला इतिहास ये रहा है तो हमारे लिए अब समस्या है यहाँ पे। देखो सर, आपकी डेस्टिनी आप खुद ही लिखते हो। ये जो कई लोग नॉनसेंस बातें करते हैं ना जी कि आप अपनी डेस्टिनी लिखवा के आए हो, बेटा कुछ लिखवा के नहीं आए, खाली कागज आता है। तुम निठल्ले निकट पड़े रहोगे तो खाली कागज वैसे का वैसे ही रहेगा। आप अपनी डेस्टिनी के खुद के क्रिएटर हो और खुद ही डिस्ट्रॉयर हो। उल्टे काम करोगे तो कभी डेस्टिनी बनेगी नहीं। पर प्रॉब्लम क्या होती है हमारी लाइफ में, जितने उल्टे काम हम करते हैं डेस्टिनी बनती नहीं, फिर हम उतना ही डेस्टिनी को ब्लेम करते हैं। हमारी तो यार किस्मत में ही सिलेक्शन नहीं लिखा। बेटा आपने सिलेक्शन के लिए मेहनत ही नहीं करी। नहीं, हमने बहुत पढ़ा था, लेकिन वो नहीं पढ़ा था जो यूपीएससी मांग रही थी। मन का पढ़ा था। एक मन की बात कर रहा है, देखो देश का हाल, और वही मन की पढ़ाई कर लिया आपने, देखो अपना हाल। फर्क है सर। अच्छा, यहाँ पर कई लोग ये भी कहते हैं नहीं देखो बहुत ना इस एग्ज़ाम में लक फैक्टर काम आता है। कुछ नहीं है सर लक फैक्टर। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, 99% इस एग्ज़ाम में हार्डवर्क है। आप 99% हार्डवर्क करो, ये जो 1% लक है ना, ये आपके फेवर में ही आएगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं 99% लक है और मैं तो 1% हार्डवर्क करूँगा, तो रिजल्ट नहीं आएगा। लक विल फेवर यू व्हेन यू डू हार्डवर्क, बिकॉज व्हेन यू डू हार्डवर्क एवरीथिंग अलाइंस टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। और यही चीज़ इंडिया उस समय सोच रही थी। यार 150 साल हमने लड़ाई किस लिए लड़ी? अपनी डेस्टिनी डिसाइड करने की। और यहाँ ये दोनों आके हमें कह रहे नहीं आप हमारे हिसाब से चल लो। मान लो एक मोमेंट के लिए कि इंडिया अगर बोलती कि ठीक है मैं यूएस आपसे अलाइन करेंगे, मान लो हम कहते कि अमेरिका हम आपसे अलाइन करने के लिए तैयार है, तो अमेरिका क्या करता? सबसे पहले आके कहता कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलेगा। अब हम पार्लियामेंट बनाना चाहते थे, अमेरिका कहता कि नहीं आपको पार्लियामेंट नहीं बनानी, आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन रखो जैसे अमेरिका में होता है। तो हमारे को अपना पॉलिटिकल सिस्टम डिसाइड करने की कोई फ्रीडम रह जाती? नहीं रह जाती। हम चाहते थे कि इकोनॉमी हमारे हिसाब से चले, अमेरिका कहता नहीं आपकी इकोनॉमी सिर्फ कैपिटलिस्ट होगी। हम अपनी इकोनॉमी को डिसाइड करने की फ्रीडम नहीं रखते, मिलिट्री को डिसाइड करने की फ्रीडम नहीं रखते। तो रूट कॉज क्या था यहाँ पे? रूट कॉज ये था कि सर हमें चाहिए फ्रीडम टू डिसाइड आवर ओन डेस्टिनी। और ये फ्रीडम टू डिसाइड आवर ओन डेस्टिनी हमने उस समय फिर इन लोगों को बताई कि भैया वो ये है कि हम रहेंगे नॉन अलाइंड। ये बोला इंडिया ने कि हम रहेंगे नॉन अलाइंड। और ये चीज़ हमने क्लैरिफाई कर दी यूएस को भी और यूएसएसआर रशिया को भी। हमने कहा जी हम रहेंगे नॉन अलाइंड। तो नॉन अलाइंड का क्या मतलब है? नॉन अलाइंड का मतलब ये है कि हमने इन दोनों को ये क्लियर कर दिया
कि हम ना तो यूएस के साथ अलाइन करेंगे ना हम रशिया के साथ अलाइन करेंगे। अलाइन करेंगे का मतलब ये है कि भाई हम आपके बनाए हुए अलायंसेस को ज्वाइन नहीं करेंगे। हमने आपका किसी का भी एलाई नहीं बनना। हमने कहा कि हम जो है दोनों से एंगेज करेंगे, हम दोनों से एंगेज करेंगे। हम रशिया से भी एंगेज करेंगे, हम अमेरिका से भी एंगेज करेंगे, अलाइन नहीं करेंगे। अब जब हमने ये चीज़ क्लैरिफाई करी तो हमने ये भी बोला कि अगर हम अलाइन नहीं करेंगे और सिर्फ एंगेज करेंगे तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें आपसे एंगेज करना है या नहीं करना? ये हम डिसाइड करेंगे अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे, इंटरेस्ट के बेसिस पे। हमारा क्या इंटरेस्ट है और हमारा इंटरेस्ट कौन फुलफिल कर पा रहा है। हमने कहा कि भाई हम ये देखेंगे कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए वर्ल्ड में और वो चीज़ मान लो हमें सिर्फ रशिया से मिल सकती है तो हम रशिया से एंगेज करेंगे, और अगर मान लो हमें कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ चाहिए जो रशिया के पास है ही नहीं, सिर्फ यूएस के पास है, तो हम यूएस से एंगेज करेंगे। पर ये फ्रीडम हमारे पास होगी कि हमें एंगेज किस से करना है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ ये भी क्लियर हो गई कि इंडिया ने जब ये बात बोली तो इंडिया ने यहाँ पर एक तरीके का बैलेंस दिखाना शुरू कर दिया। भाई अब मानो हमने कोई चीज़ यूएस से ली, उसको मैंने कह दिया प्लस हो गया क्योंकि हम यूएस से कोई चीज़ ले रहे हैं। अगर हम यूएस से ले रहे हैं कोई चीज़ तो वो डेफिनेटली रशिया के पास नहीं थी, तो रशिया से तो एंगेजमेंट नहीं हुआ यहाँ पे क्योंकि हमने वो चीज़ यूएस से ले ली। अब अगर हम जब यूएस से कोई चीज़ लेंगे तो रशिया के दिमाग में क्या आएगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका जो है इंडिया को अपनी ओर ज़्यादा प्रभावित कर ले। तो रशिया हमें क्या करेगा, उससे दो चीज़ें बेटर देगा, हम रशिया से भी वो दो चीज़ें बेटर उठा लेंगे। जब हम रशिया से दो चीज़ें बेटर उठाएंगे तो अमेरिका को लगेगा यार इसने दो चीज़ें बेटर दे दी, कहीं ये ना हो कि ये इनके पास चले जाएं, वो हमें तीन चीज़ें बेटर देगा। तो हमारा काम था भाई साहब मक्खन चोर। हमने कहा जहाँ मक्खन मिलेगा, जहाँ मलाई मिलेगी, हम मुंह लटका के आ जाएंगे। हमारी अप्रोच थी भंडारा अप्रोच। जहाँ भंडारा लगा वहीं गाड़ी रोक दी, चाहे गाड़ी ऑडी हो, उतर के भंडारे की लाइन में लग गए पूड़ी आलू खाने। तो ये अप्रोच थी हमारी कि हम नॉन अलाइंड रहेंगे पर वी विल एंगेज विद एवरीबडी। तो यहाँ पर हमने एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क रखा। फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क क्या फ्लेक्सिबिलिटी थी कि जिसके साथ जब मन करेगा हम एंगेज करेंगे। अब ये चीज़ डेफिनेटली अमेरिका को तो पसंद नहीं आई, फॉर दैट मैटर इवन रशिया को भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी क्योंकि यार ये दो ऑलरेडी सुपर पावर थे। ऊपर से हम यहाँ खड़े होकर ये बात कर रहे हैं कि हम तो मानते ही नहीं कि आप सुपर पावर, हम तो अपने में हैं जी। तो अमेरिका को भी उतनी चीज़ वो कंफर्टेबल नहीं लगी, ना रशिया को लगी, लेकिन फिर भी दोनों को इंडिया को एक्सेप्ट करना ही पड़ा क्योंकि दोनों में ये इनसिक्योरिटी थी कि यार मेरे पास नहीं तो इसके पास, इसके पास नहीं तो इसके पास। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ, हमने सिर्फ यहाँ नहीं रोका इस चीज़ को। ये जो आइडिया था नॉन अलाइंड का, हमने इसको एक मूवमेंट भी बना दिया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको हम कहते हैं नैम। मूवमेंट बना दिया का मतलब ये है कि हमने ये चीज़ फॉलो करने के बाद दूसरे देशों को भी बोलना शुरू कर दिया, जो बाकी दूसरे भी भूखे नंगे थे हमारी टाइप के, उस तरह सबको हमने कहना शुरू कर दिया कि तुम भी यही करो। उस समय दो चार भूखे नंगे हमारे साथ जुड़ गए तो ये एक छोटा सा ग्रुप बन गया। अफ्रीका का घाना, इरिट्रिया, बुर्किना फासो, ऐसी कंट्री जिनका अमेरिका को नाम ही नहीं पता कि एग्जिस्ट भी करती है नहीं करती, वो हमारे साथ जुड़ गई नैम में। हम बड़े खुश, सारे भूखे नंगों का लीडर बन गए, सबसे आगे चल रहे हैं। तो हम कहते हैं कि भाई हमने यहाँ पर लीडरशिप शो करी,
भूखे नंगों की लीडरशिप होती है सर, चाहे भूखे नंगों की हो। अब भूखे नंगे थे तो क्या करते, कोई ऑप्शन तो था नहीं। कभी जीन्स जो है वो अमेरिका से ले लेते थे, शर्ट रशिया से ले लेते थे, इस तरीके से कपड़े मांग मांग के पहने हैं, पर ये चल रहा था बढ़िया। तो ये पहली चीज़ थी कि भाई इंडिया ने कोल्ड वॉर के टाइम पे अपनी एक इंडिपेंडेंट स्ट्रेटजी निकाल ली। कोल्ड वॉर को मैनेज करने के लिए इंडिया ने अपना एक इंडिपेंडेंट पाथ बना लिया, ये पहली चीज़ थी। पर अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है कि भाई हमारे बगल में चाइना भी था। 1920 से चाइना में दो ग्रुप्स थे जिनके बीच में चल रही थी लड़ाई। पहला ग्रुप था कम्युनिस्ट ग्रुप। कम्युनिस्ट ग्रुप जो था चाइना में, उसका लीडर था माओ ज़ेडोंग। दूसरा ग्रुप था कैपिटलिस्ट ग्रुप। और ये जो कैपिटलिस्ट ग्रुप था, इसका दूसरा नाम था नेशनलिस्ट। ये अपने आप को नेशनलिस्ट भी कहते थे। और इसका लीडर था चिंग काई शेक। चिंग काई शेक। तो दो लोग थे। 1920 से चाइना में ये दो ग्रुप्स थे, कम्युनिस्ट ग्रुप और नेशनलिस्ट ग्रुप, चिंग काई शेक एंड माओ ज़ेडोंग। अब जाहिर सी बात है कि ये जो कम्युनिस्ट थे, माओ जो था उसको रशिया का सपोर्ट था, और ये जो कैपिटलिस्ट और नेशनलिस्ट थे चिंग काई शेक, इसको अमेरिका का सपोर्ट था। तो दोनों को एक्सटर्नल सपोर्ट था और दोनों लड़ रहे थे। लड़ किस चीज़ के लिए रहे थे कि चाइना में सत्ता किसके हाथ में आएगी, पावर किसके हाथ में आएगी, पावर के लिए लड़ रहे थे। तो चाइना में ये लड़ाई जो है, इसको हम कहते हैं जी सिविल वॉर। सिविल वॉर होती है एक इंटरनल लड़ाई एक देश के अंदर। और वो इंटरनल लड़ाई में क्या होता है, एक देश के अंदर जो लड़ाई होती है सिविल वॉर, वहाँ पे ये होता है कि भाई दो ग्रुप्स आपस में सत्ता को पाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और ये लड़ाई जो होती है, इसको सिविल वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन से लड़ाई नहीं लड़ी जा रही, वायलेंटली लड़ाई लड़ी जा रही है। तो सिविल वॉर का क्या एसेंशियल फीचर है, वायलेंस बिटवीन टू ग्रुप्स फॉर कैप्चरिंग पावर। तो जब वायलेंस होगी दो ग्रुप्स के बीच में टू कैप्चर पावर, वो सिविल वॉर होगी। तो यहाँ पर चिंग काई शेक के लोग कम्युनिस्ट को मारते थे, कम्युनिस्ट के लोग चिंग काई शेक के लोगों को मारते थे। दोनों में सिविल वॉर चल रही थी। सिविल वॉर ख़त्म हुई जी 1949 में। 1949 में जब सिविल वॉर ख़त्म हुई तब क्या हुआ, तब ये हुआ कि भाई जो माओ का ग्रुप था, यानी कि जो कम्युनिस्ट थे, वो जीत गए। और जीतने के बाद इन्होंने बनाया PRC। PRC स्टैंड्स फॉर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो चाइना का आज ऑफिशियल नाम है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC। किसने बनाया, माओ ने, क्योंकि माओ सिविल वॉर जीत गया अपने साथियों के साथ। सिविल वॉर हारा कौन, चिंग काई शेक। चिंग काई शेक जब सिविल वॉर हारा तो ये हारने के बाद भाग गया। चाइना के सामने एक आइलैंड था, उसका नाम था फॉर्मोसा। फॉर्मोसा आइलैंड चाइना के जस्ट सामने था, पानी में, टापू, फॉर्मोसा आइलैंड। आज इस फॉर्मोसा आइलैंड को हम ताइवान के नाम से जानते हैं। चिंग काई शेक कौन था, नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट कौन थे, कैपिटलिस्ट। उसको कौन सपोर्ट कर रहा था, US। तो फॉर्मोसा में ऑलमोस्ट किसकी सरकार आई, इनडायरेक्टली US की। आज ताइवान क्या है, प्रो US। ये 1949 से लेके आज तक का सिचुएशन है। इसीलिए आप देखो कि ताइवान जो है वो क्या है, प्रो US है आज तक। और ताइवान एक फ्रंट है, रशिया और चाइना एक जगह प्लस US और बाकी सारे एक जगह, क्योंकि ये कम्युनिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट बैटल है। अच्छा, अब जब चाइना की ये सिविल वॉर ख़त्म हुई तो माओ ने एक कॉन्सेप्ट आर्टिकुलेट करा जी। कॉन्सेप्ट का नाम था जी मिडल किंगडम कॉम्प्लेक्स।
मिडल किंगडम कॉम्प्लेक्स। अब क्या है जी ये मिडल किंगडम कॉम्प्लेक्स? ये चाइना का वर्ल्ड व्यू है। चाइना वर्ल्ड को मिडल किंगडम कॉम्प्लेक्स के नज़रिए से देखता है। क्या मतलब है जी इसका मिडल किंगडम कॉम्प्लेक्स का? चाइना ये कहता है कि भाई हमारे हिसाब से वर्ल्ड जो है वो कुछ ऐसा है कि चाइना वर्ल्ड के मिडल में है, और चाइना के आसपास वर्ल्ड में जितने भी बाकी लोग रहते हैं वो है पेरिफेरी। चाइना वर्ल्ड के सेंटर में, और चाइना के आसपास जितने भी देश हैं, चाहे वो चाइना के नेबर में हो या चाइना से दूर भी हो, वो सारे पहली बात तो आते हैं पेरिफेरी में। पेरिफेरी का मतलब है कि भाई बगल वाले जो एकदम नेबर भी हैं, और नेबर से लेके ऑलमोस्ट अमेरिका जो नेबर नहीं भी है वो भी पेरिफेरी बगल में ही है, मतलब उसको वो वैसे ही देखते हैं, एक ही नज़रिया है, ये आपके पेरिफेरी में बैठे हैं बगल वाले। तो ये चाइना का पहली बात तो एक थॉट प्रोसेस। अब ये थॉट प्रोसेस आगे कैसे बढ़ता है? चाइना कहती है कि भाई देखो हम क्योंकि वर्ल्ड के मिडल में हैं, तो यहाँ पर हम सबसे सुपीरियर पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो करते हैं, सबसे सुपीरियर इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करते हैं, और हमारा कल्चर सबसे सुपीरियर है, हमसे बेहतर कोई नहीं। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ट है, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम भी बेस्ट है, और कल्चरली हम सबसे सुपीरियर हैं। और बाकी जितने पेरिफेरी में हैं ये हैं बारबेरियंस। बारबेरियन समझते हो जी आप? जाहिल लोग। इस्लाम में भी ये शब्द है जाहिलिया, जाहिल लोग। जाहिल का मतलब होता है जी, बारबेरियन का इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब होता है इग्नोरेंट पीपल, जिनके पास ना कोई कल्चर है, ना कोई इकोनॉमिक थॉट है, ना कोई पॉलिटिकल थॉट है, तो बारबेरियन है, जाहिल है, इग्नोरेंट है। और ये सारे के सारे जो लोग हैं पेरिफेरी वाले, ये इन्फीरियर हैं चाइना के। और सिर्फ इन्फीरियर नहीं, कमज़ोर नहीं है हमसे। कमज़ोर तो इसलिए भी हैं क्योंकि इनका पॉलिटिकल सिस्टम भी बेकार है, हमारा सबसे सुपीरियर है। कमज़ोर सिर्फ इसलिए नहीं है कि इनका इकोनॉमिक सिस्टम बेकार है क्योंकि हमारा सुपीरियर है इसलिए हम बेहतर हैं। वो इन्फीरियर इसलिए भी हैं क्योंकि उनके पास कोई कल्चर ही नहीं है, जो कल्चर है वो सिर्फ हमारे पास है। और चाइना कहता है कि ये जितने लोग हैं पेरिफेरी में, ये सारे हमारे जूनियर्स हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है। वर्ल्ड व्यू देखो चाइना का कि पूरे वर्ल्ड में सारे लोग जो हैं वो हमारे जूनियर हैं, हम सबसे सुपीरियर सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की। वो इंडिया को भी इसी नज़रिए से देखते हैं। अब आप समझ रहे हो इंडिया और चाइना के बीच में एक फंडामेंटल डिफरेंस यहाँ पर क्या है? सिविलाइजेशनल डिफरेंस। क्योंकि हम चाइना के बगल में बैठ के कहते हैं कि भाई हमारे पास एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है, चाइना कहता है हम मानते ही नहीं आपके पास कुछ है। और हमारे यहाँ पर भी तो कोई कलेश कम नहीं है। अपनी सिविलाइजेशन को आज तक हम पहले डिफाइन ही नहीं कर पाए। अभी तक सिर्फ इसी चीज़ पे जो है डिबेट चल रहा है कि आर्यन अपने थे या बाहर के थे, और चाइना इसमें मजे ले रहा है आपसे। वो यही चीज़ से आपके सिविलाइजेशनल स्टेटस को काट रहा है। फिर हमारे यहाँ डिबेट चालू हो जाता है कि हम तो जी वैदिक सोसाइटी में बड़े एडवांस थे। फिर एक वर्ग आपके यहाँ शुरू हो जाएगा कि जी वैदिक सोसाइटी में तो बड़ी इनइक्वालिटी थी। चाइना इसी चीज़ से तो खुश है। चाइना यही कहता है देखो आपको खुद की सिविलाइजेशन के बारे में कंसेंसस तक तो है नहीं, तुम्हें ये तक तो पता नहीं तुम्हें कि डिफाइन कैसे करना है उसको। इंडस वैली में तुम एक्सकवेशन करके अभी भी सिर्फ यही डिसाइड कर रहे हो कि इंडस वैली के लोग भी अपने थे या वो भी बाहर के आए थे। अगर आप कुछ हिस्टोरियंस की किताबें पढ़ो तो वो तो ये कहते हैं कि इंडस वैली वाले भी बाहर के थे। आर्यन तो खैर स्टेपीज से आए थे, आपने सुना ही हो। वो भी थ्योरी आप लोगों के मन में डाल दी कि वो अपने थे ही नहीं। तो चाइना कह रहा है जब आपका खुद का कोई था नहीं तो आपकी सिविलाइजेशन क्या थी? कुछ भी नहीं, आप तो एक मिक्सचर थे। चाइना ये कहता है आप मिक्सचर हो, बाहर के लोग, कुछ यहाँ के लोग, फिर कोई एक वेव ऑफ सिविलाइजेशन आती है, फिर आपको इरेज करके चली जाती है, फिर आप आते हो। तो चाइना कहता है आप इफेक्टिवली वैसे तो बारबेरियन हो। सिविलाइजेशनल लेवल पर चाइना इंडिया को इंपॉर्टेंस ही नहीं देता। इंडिया जितना मर्जी खड़े होकर चिल्ला ले कि हम सिविलाइजेशनल पावर है, चाइना मानने को तैयार ही नहीं है। अमेरिका तो चलो ये बात ही नहीं कर सकता कि हम एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, उनका तो कोई सिविलाइजेशनल पास्ट ही नहीं है, वो तो क्रिमिनल का देश है, तो वो तो वैसे ही पेरिफेरी में आया बारबेरियन। पर चाइना यहाँ पर ये चीज़ को लेकर डटा है, सर हम सेंटर ऑफ द अर्थ है, सारी सिविलाइजेशन हमारे पास है, बाकी सारों को जूनियर बन के ही रहना पड़ेगा। और चाइना सिर्फ यहाँ नहीं रुकता, एक पॉइंट पे तो वो ये भी कहता है कि बाकी सारों को हमें ट्रिब्यूट भी देना है। ट्रिब्यूट दो आके हमें, हमारे आगे आगे झुको, एक्सेप्ट करो कि हम बड़े हैं। होता है ना कि जब आप बड़े हो जाते हो और फिर फोर्सिबली घर में कोई आता है और फिर मम्मी पापा कहते हैं इसके पैर छू, आपका मन भी नहीं करता, आप भी बस आगे ऐसे हाथ मार देते हो, कितनी गंदी जगह पे हाथ मारते हो, पर हम दिल से तो करते नहीं वो काम। हमारा बस चले तो उसके पाँव गिरा दें हम, उससे पकड़ के उसके पैर से पलट दें उसको। चाइना यही कहता है
पैर छुआ के हमारे, क्योंकि आप लोग इन्फीरियर हो सारे। अब यही फंडामेंटल इशू है चाइना जापान के बीच में भी। जापान कहता है भाई हम भी ऐतिहासिक थे, चाइना कहता हम नहीं मानते। तो ये चीज़ समझो आप, बहुत फंडामेंटल इशू है ये। तो चाइना ने ये आर्टिकुलेट किया उस टाइम पे जब हम आर्टिकुलेट कर रहे थे नॉन अलाइनमेंट। हमारा विजन और चाइना के विजन में फ़र्क देखो। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम करेंगे क्या नॉन अलाइनमेंट में, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि वर्ल्ड हम देखेंगे कैसे। और दूसरी चीज़ क्या थी, चाइना ने 1949 में सिविल वॉर खत्म होने के बाद एक विजन अनाउंस किया कि मुझे एक 100 ईयर की मैराथन लड़नी है, मैराथन भागनी है अगले 100 साल। 1949 में चाइना ने ये डिफाइन किया कि 100 साल के बाद यानी कि 2049 तक चाइना जो वर्ल्ड का है सोल सुपर पावर होगा। सोल सुपर पावर बहुत बड़ी चीज़ है सर ये, कि 1949 में 100 साल का विजन बनाना। हमें अगले 5 साल क्या करना ये नहीं पता। पंजाब में भगवंत मान को ये नहीं पता कि अभी डिज़ास्टर जो आया स्टेट में उसको मिटिगेट कैसे करना। बोट में बैठा था पलट गया, देखा वो आपने, सवेरे पैक लाया सी, क्योंकि शिवास रीगल चलती है रोज़। देखो ये हमारे देश का विज़न है, और यहाँ पे ये बगल वाले देश का विज़न देखो सर, सोच देखो। ये सोच पता है क्यों मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पर ना चाइना हमेशा से होल ऑफ सोसाइटी थिंकिंग लगती है। होल ऑफ सोसाइटी थिंकिंग का मतलब होता है एक विज़न बनाओ और वो पूरी की पूरी विज़न जो है लोगों में इनग्रेन करो, तभी उस लोग जो हैं वो विज़न से जुड़ेंगे। वरना लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमें 2049 तक मेहनत करनी है। यहाँ कुछ है ही नहीं। आप इंडिया से पूछो कि भाई आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हो, हमें पता ही नहीं। हम तो कह रहे हैं इंडिया से पूछो। यहाँ पे आप किसी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से पूछ लो जो कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता है, तो अपने आप को 5 साल में कहाँ देखता है, वो कहेगा यार मैं अगले 5 महीने में ये नौकरी छोड़ने जा रहा हूँ। ये विज़न है। MBA कर ली, ये नहीं पता कि 5 महीने बाद जीवन में क्या करना है। और ये आप पे भी एप्लीकेबल। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि फरवरी में आपका टाइम टेबल क्या है, आप ब्लैंक हो, पता नहीं क्या करना है। आएगा फरवरी तब देख लेंगे। आप ही जाके ऐसा विजन बनाओगे ना इंडिया के लिए, फिर जब आप IAS बनोगे। खुद डायरेक्शन लेस दे, IAS भी वैसी चल रही है हमारी। सोचो, बहुत फ़र्क है सर चाइना में और इंडिया में, बहुत फ़र्क है। सोच का फ़र्क है, सोच से आती है मेहनत। आप ये चीज़ देखो कितनी साधारण सी चीज़ है कि 1947 में इंडिया आज़ाद होता है, 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनती है, हमसे 2 साल लेट। आज 2025 में ऑब्जर्व करो आप, हमने एक इंस्ट्रूमेंट की बात की थी, आपको याद होगा, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। आपको पता है इंडिया और चाइना के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का डिफरेंस क्या है? 3x। चाइना इज 3x इन द CNP देन इंडिया। 2024 में एक स्टडी हुई थी, वो स्टडी में बताया गया था चाइना की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर इंडिया से 3 टाइम्स है। और उस स्टडी में दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया था, पता है क्या? उस स्टडी में ये बताया था कि अगर इंडिया को चाइना की 3 टाइम्स कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर पे आना है, इसके बराबर पहुंचना है, तो इंडिया को 123 साल लगेंगे 2024 से। 123 साल टू रीच वेयर चाइना इज टुडे। और आपको लगता है कि अगले 123 साल में चाइना 3x पे रहेगा? सर वो 30x पे आ जाएगा। समझने की कोशिश करो सर, चाइना के वर्ल्ड व्यू में इंडिया एग्जिस्ट नहीं करता एज अ कॉम्पिटिटर। आप अपनी दिन की खुशी रोज प्राप्त करते रहो ये कह के कि मैं चाइना को बीट करूंगा एक दिन। आप उसके आसपास नहीं हो यार। चाइना का जितना लिटरेचर है ना सर, जो इंटरनेशनल रिलेशन लिटरेचर होता है, वो इंडिया को आज की डेट में, अगर मैं आपको बताऊं, आपको शौक होगा सुन के, हमें वो श्रीलंका के साथ इक्वेट करता है। वो कहता है जैसे श्रीलंका एक छोटा सा है, इंडिया वैसा छोटा सा है। कॉम्पिटिटर कहाँ है वो? ये चाइना का थॉट प्रोसेस है। इकोनॉमिक टर्म्स में वो हमें कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के लेवल पर श्रीलंका के बराबर देखता है। आप देख रहे हो श्रीलंका का साइज़ और हमारा? श्रीलंका का साइज़ उतना है सर जितना सिर्फ गुरदासपुर, अजनाला और अमृतसर मिला दो, 3 डिस्ट्रिक्ट्स, पूरा देश है वो उतना, 3 डिस्ट्रिक्ट के बराबर। और देखो विजन, ये डिफरेंस उसने क्रिएट किया जी वहाँ पे। अब आते हैं तीसरी चीज़ पे कि कोल्ड वॉर में और क्या हुआ। पहली चीज़ हमने देख ली जी कोल्ड वॉर में कि इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट बोला, चाइना ने 100 ईयर मैराथन प्लस मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स बोला। और तीसरी चीज़ ये है कि कोल्ड वॉर पूरे टाइम पीरियड में कई बार हॉट वॉर भी बनी। अब ये बड़ा पेक्यूलियर फीचर था, कोल्ड वॉर बिकमिंग हॉट वॉर। ये कैसे कैसे हुआ जी? ये सबसे पहले हुआ
1960s में, और ये हुआ इनडायरेक्टली रशिया और यूएस के बीच में, इनडायरेक्टली हुआ टर्की और क्यूबा के नाम पे। देखो सर, वर्ल्ड में प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका से नॉर्मल कभी रहा नहीं जाता। अब नॉर्मल लोगों का देश अब नॉर्मल व्यवहार ही दिखाता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है कोल्ड वॉर में। अमेरिका को पता नहीं क्या खुजली पड़ी कि उन्होंने टर्की के पास जाकर, जो कि रशिया के पास ही है थोड़ा, रशिया उसके नॉर्थ में है टर्की के, कि टर्की में जाकर अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइल्स वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए, और सारे मिसाइल रशिया की तरफ पॉइंटेड, रशिया को डराने धमकाने के लिए। कोई ज़रूरत नहीं थी इस काम की, पर जस्ट बिकॉज क्योंकि खुजली है तो करना है, जाके ये कर दिया उन्होंने। टर्की में बैलिस्टिक मिसाइल बिछा दिए और सारे रशिया की तरफ पॉइंटेड। रशिया ने भी फिर कसर नहीं छोड़ी। रशिया अमेरिका के बैकयार्ड में क्यूबा में गया और वहाँ पे उसने न्यूक्लियर मिसाइल बिछा दिए। रशिया ने कहा तू बैलिस्टिक मिसाइल बिछा, फिर मैं न्यूक्लियर मिसाइल लेके जाता हूँ। क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स ले गया रशिया, और वहाँ से उसने क्लियर बोल दिया अमेरिका तुम्हारा फ्लोरिडा से लेकर पूरा सदर्न यूएस ख़त्म, एक बटन से ख़त्म। फ्लोरिडा से लेके पूरा साउथ यूएस जो है। इस इंसिडेंट को बोलते हैं 1960s में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। वर्ल्ड वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। सर ये जो हिरोशिमा है ना, ये जो नागासाकी था सर, ये तो उसमें कौन गिरे थे सर? रशिया ने नहीं, अमेरिका ने। हाँ सर, अमेरिका ने गिरे। हाँ सर ये कोल्ड वॉर के टाइम में गिरे थे। वर्ल्ड वॉर 2 1944-45, ये 60s का है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वर्ल्ड आ चुका था एकदम न्यूक्लियर वॉर के बराबरी पे। 2013 में मेंस में भी क्वेश्चन आया आपके, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब जाहिर सी बात है डिप्लोमेसी हुई, फिर नेगोशिएशन। रशिया ने अमेरिका को सिंपल चीज़ बोल दी कि देख भाई, तू चाहता है ये न्यूक्लियर मिसाइल मैं हटा लूँ, पहले टर्की से अपने मिसाइल हटा लूँ। तू फर्स्ट स्टेप लेगा, मैं सेकंड स्टेप लूँगा। मैं फर्स्ट स्टेप नहीं लूँगा, शुरुआत तूने की थी, ख़त्म तेरे को मैं करूँगा। ख़त्म करना चाहता है भी तू, पहला स्टेप भी तू ही उठाएगा, मिसाइल हटा वहाँ से। अमेरिका ऐसा नापाक देश है सर, हर बार गिर के थूक चाटी है, पर फिर भी शर्म नहीं है सर। होते ना बिल्कुल बेशर्म किस्म के लोग। एपिटोम है अमेरिका, एपिटोम। देखो आप, और अमेरिका ने किया, ऑप्शन नहीं था, और कोई ऑप्शन नहीं था सर। अमेरिका ने अपने मिसाइल हटाए वहाँ से, टर्की से, तब रशिया ने अपने क्यूबा से मिसाइल हटाए। क्राइसिस रिजॉल्व हुआ, पर वर्ल्ड आ चुका था एकदम हॉट वॉर पे। फिर क्या हुआ, अब ये चाइना है, ये चाइना के बगल में यहाँ वियतनाम है। वियतनाम जो है ये